आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है और यह मॉडल पेपर प्री बोर्ड परीक्षा 2022 जो कि अब आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होनी है, और इस प्री बोर्ड परीक्षा के लिए यह जो मॉडल पेपर है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और यहाँ से भी प्रश्न आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेपर का पूर्णांक क्या होगा, 70 अंकों का होगा और आपको समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर खंड का के अंतर्गत यहाँ आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। खंड का के अंतर्गत जो 6 प्रश्न यहाँ आपको दिख रहे होंगे, प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 3 तक और प्रश्न संख्या 4, 5 और 6, ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में इनका आंसर लिखना है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपने इसके पहले का जो मॉडल पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा का पहला मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का, और इस मॉडल पेपर का मैंने संपूर्ण हल करके बता दिया है कि जो इस मॉडल पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखकर बता दिया है कि किस तरीके से आपको इसी तरह के प्रश्नों के उत्तर अपनी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरा मॉडल पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा का, यहाँ पर निर्देश दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। यहाँ पर पहला विकल्प है कृषक वर्ग, दूसरा है कुलीन वर्ग, तीसरा है मध्यम वर्ग और चौथा विकल्प है मजदूर वर्ग। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। और किस तरीके से आपको उत्तर लिखना है बोर्ड परीक्षा में, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है खंड का, और खंड का के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख देंगे। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है खंड खा, क्योंकि आपका जो पेपर होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड का और खंड खा 2 खंडों में विभाजित है, और यहाँ पर आपको खंड का हेडिंग डाल देना है इस तरीके से। और हेडिंग आप डाल सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या लिख सकते हैं, या उत्तर संख्या लिख सकते हैं, या प्रश्नोत्तर नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रश्नोत्तर संख्या लिखा है 1 गा, यानी 1 का तीसरा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्यम वर्ग, तीसरा विकल्प क्या है, मध्यम वर्ग। सेम इसी तरीके से लिखना है, मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। जो भी विकल्प सही होगा आप उसी को यहाँ पर उत्तर के रूप में लिख देंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प जनरल डायर ने, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा जनरल विलियम, चौथा है सर एडवर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, सन 1919 ईस्वी में हुआ। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी, जनरल डायर ने दी थी। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर आपको डालना है, या प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर लिखा है तो आप प्रश्नोत्तर संख्या भी लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, और 2 का कौन सा सही है,
का वाला ऑप्शन ही सही है, जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ और उस हत्याकांड में गोली चलाने की आज्ञा या आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा? यहां पर आप देख सकते हैं, पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा है जापान, तीसरा विकल्प है यहां पर आप देख सकते हैं फ्रांस और चौथा विकल्प है अमेरिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? आपको हेडिंग क्या डालना है? प्रश्नोत्तर संख्या 3, और 3 का कौन सा विकल्प सही है? चौथा यानी घ वाला विकल्प सही है। यहां पर आप देख सकते हैं घ वाला विकल्प क्या है? अमेरिका। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है कि आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? चौथा ऑप्शन सही है, औद्योगिक देश पर पड़ा। किस औद्योगिक देश पर? अमेरिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। यहां पर इस तरीके से आपको लिखना है प्रश्न का उत्तर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, इस तरीके से पूछा गया है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है चेयरमैन, दूसरा है मेयर और तीसरा विकल्प है नगर प्रधान, चौथा विकल्प है नगर अधीक्षक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना किस तरीके से है, यानी बोर्ड परीक्षा में आप और प्री बोर्ड परीक्षा में आप किस तरीके से लिखेंगे, इसी तरह के प्रश्नों के उत्तर इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रश्नोत्तर संख्या 4 और ऑप्शन कौन सा सही है? खा वाला। खा वाला ऑप्शन क्या है? मेयर। खा वाला ऑप्शन क्या है? मेयर, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? पहला विकल्प है नॉर्वे और फिनलैंड, दूसरा है जर्मनी और स्वीडन, तीसरा है ब्रिटेन और फ्रांस, चौथा है अमेरिका और कनाडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? राइट आंसर हो जाएगा कि अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प नॉर्वे और फिनलैंड, दूसरा विकल्प है जर्मनी और स्वीडन, तीसरा है ब्रिटेन और फ्रांस और चौथा विकल्प है अमेरिका और कनाडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? जर्मनी और स्वीडन में है। और इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 5। प्रश्नोत्तर संख्या 5 और ऑप्शन कौन सा सही है? खा वाला यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है जर्मनी और स्वीडन। अगला प्रश्न है, नेपाल में हुए जन संघर्ष को क्या कहा गया था? पहला विकल्प है तानाशाही शासन के खिलाफ आंदोलन, दूसरा विकल्प है लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, तीसरा है राजा के खिलाफ संघर्ष और चौथा विकल्प है प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के लिए आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 और यहां पर कौन सा विकल्प सही है? खा वाला यानी दूसरा, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 7, क्या पूछा गया है? अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या भी लिख सकते हैं 7 और 7 में जो प्रश्न पूछा जाएगा आपको लिख देना है। और यह प्रश्न जो मैंने आपको बताया है यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। द्वितीय जो विश्व युद्ध था 1945 तक चला था। कब से? 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। और अगला प्रश्न है मॉडल पेपर का,
द्वैध शासन का क्या अर्थ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? द्वैध शासन का क्या अर्थ है? 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। जो अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी कितने होंगे? 2 नंबर के होंगे। यहां पर आप लिखेंगे द्वैध शासन, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है। जब किसी देश का शासन 2 शक्तियों द्वारा संचालित होता है तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वैध शासन कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है इस मॉडल पेपर के द्वारा। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 जो कि इस प्रकार से है, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के अगले पार्ट में। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स करते रहिए, शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।